हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे की तरफ से यहाँ पे न्यू भर्ती को लेकर एक के बाद एक नोटिस जो है जारी किया जा रहा। अभी अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी डिवीजन का जीडीसी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी हो रहा। और देखिए, रेलवे में भर्ती को लेकर रेलवे मंत्रालय पर बहुत दबाव बनाया जा रहा है लोकसभा और राज्यसभा की तरफ से। हालांकि जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट वर्किंग है, अभी वर्क कर रहे हैं, सभी से आपका यहाँ पे रेलवे का भर्ती का नोटिफिकेशन 110% जारी होगा। और इसको लेकर रेलवे ने भी लोकसभा और राज्यसभा में क्लियर कर दिया कि बहुत जल्द हम यहाँ पे भर्ती रिलीज करने वाले हैं। अगर टोटल पोस्ट का बात करें तो 2,48,000 से भी ज्यादा पोस्ट पर आपका नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्द, जिसमें आपका एएलपी और टेक्नीशियन, जो सबसे ज्यादा डिमांड में जो रेलवे का नौकरी रहता है वो आपका एएलपी टेक्नीशियन रहता है। और एएलपी टेक्नीशियन का सबसे पहले आपको यहाँ पे भर्ती देखने को मिलेगा। तो देखिए, जितने भी आईटीआई पास है, डिप्लोमा पास है, बीटेक पास है, सभी स्टूडेंट है, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2024 में आपका होने वाला इलेक्शन, और इलेक्शन होने से पहले आपको यहाँ पे जो भी अभी तक पेंडिंग भर्ती रेलवे रखा है, एक के बाद एक नोटिफिकेशन आपको रिलीज होगा। हो सके तो उस समय आपको एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपको टाइम भी ना मिले प्रिपरेशन करने का, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके अभी से ही अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू जारी कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पूरा जो आपका एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का पूरा एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको आपको ध्यान में रख के तैयारी करना है। हालांकि जो मेन कॉमन बेस सीबीटी होता है उसके तैयारी तो सभी कर लेते हैं, पर जब बात आती है ट्रेड का ना, तो उसमें यहाँ पे 50 से 60% कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है उसे पास नहीं कर पाते हैं। और जितने भी इस सेशन के जो छात्र हैं, जो इस बार जिनका आईटीआई रिजल्ट आया, अगर वो भी रेलवे में जाना चाहते हैं तो इस बार से कंटिन्यू आपका जो अपना प्रिपरेशन है उसे शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द आपको चैनल पे इंजीनियरिंग ड्राइंग और जनरल साइंस का जो क्लासेस है वो शुरू करने पे विचार किया जा रहा है, बहुत जल्द उसका भी क्लासेस आपको मिलेगा। तो पूरा डिटेल देखेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद एएलपी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा कि आपको सीबीटी 1 में क्या पूछा जाता है, सीबीटी 2 में क्या पूछा जाता है, टेक्नीशियन वाले कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, टेक्नीशियन के लिए एएलपी के लिए अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या क्या हमको पढ़ना पड़ता है, एग्जाम में कैसे आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सारा डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज की इस एनर्जेटिक सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर जो लोग भी चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहे। डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, ताकि उसमें आप सभी जुड़ जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन है कंटिन्यू आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलते रहना चाहिए, क्योंकि अभी रेलवे का एक के बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे तो चलिए यहां से वीडियो का मेन पार्ट शुरू हो रहा। जिस भी कैंडिडेट को एलपी टेक्नीशियन की तैयारी आगे करना है, इसको लेकर आपके मन में डाउट है, क्वालिफिकेशन को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिए, सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं तो एएलपी और टेक्नीशियन आपका जो होता है 1900 ग्रेड पे का जॉब होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग एएलपी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से लोग आपका टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे देखिए। अगर एएलपी का बात करते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट का बात करते हैं, तो इसमें पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका रखा जाता है कि अगर आपने 10th पास किया है और 10th पास के साथ साथ अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे छात्रों का मन में यह डाउट आएगा कि आईटीआई हमें कौन सा ट्रेड से होना चाहिए तो हम एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। उसमें आपको पूरा 35 से 36 तरह का ऐसे ट्रेड है, अगर उनसे आप आईटीआई किए हो तो आप एएलपी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और दूसरा नंबर में देखिए, 10th के साथ अगर आपने मान लीजिए आईटीआई नहीं कर रखा है, 10th के साथ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो भी रिस्पेक्टिव। अब डिप्लोमा में बहुत सारे ट्रेड आते हैं, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो इसके रिगार्डिंग हम आपको वीडियो के आगे इंफॉर्मेशन देंगे। ये दो तरह का क्वालिफिकेशन हो गया। और अगर मान लीजिए ये दो नहीं है, आपने आईटीआई नहीं किया है, आपने डिप्लोमा नहीं किया है, तो तीसरा जो क्वालिफिकेशन है वो आपने अगर 10th के बाद, 10th 12th के बाद अगर आपने यहाँ पे बीटेक किया है,
ठीक है, बीटेक किया है रिस्पेक्टिव आपका ब्रांच से, तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब यह है कि आपको रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए आपको पहला जो क्वालिफिकेशन है कि 10th के साथ अगर आपने आईटीआई किया तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 10th के साथ आईटीआई आपने नहीं किया है, तो अगर आपने 10th के साथ अगर डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा का डिग्री आपके पास है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मान लीजिए ना ही आपके पास आईटीआई है, ना ही आपके पास डिप्लोमा है, तो अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक बैचलर डिग्री वाले भी एएलपी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये सारा आपका क्राइटेरिया था एएलपी के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं टेक्नीशियन में। हालांकि आईटीआई वालों को रेलवे बहुत प्रेफरेंस दे रहा है। अगर आईटीआई का डिग्री आपके पास है तो रेलवे में आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर टेक्नीशियन का बात करते हैं तो टेक्नीशियन के रिगार्डिंग यहाँ पे समझ लीजिए। अगर टेक्नीशियन का देखते हैं तो टेक्नीशियन में आपका अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपने 12th में अगर आपका पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा कोई भी डिग्री होल्डर टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है, चाहे वो आपका डिप्लोमा होल्डर हो या फिर आपका यहाँ पे बीटेक बोल लीजिए या फिर आपका डिग्री होल्डर हो, कोई भी ये टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। टेक्नीशियन के लिए सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशन वाला एलिजिबल होंगे, पहला आपका आईटीआई और दूसरा आपका 12th जो साइंस से पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास किया हो। तो ये आपका क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग था कि क्या क्या आपका होता है। अब बात करते हैं आगे आपका सिलेबस के रिगार्डिंग, एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। पहले आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताते हैं, फिर आपको आगे सिलेबस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न सबसे पहले देखते हैं कि आपका एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और आपका टेक्नीशियन दोनों में आपका कुछ जो एग्जामिनेशन का यहाँ पे पैटर्न है वो सेम है। ठीक है, अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का मान लीजिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सीबीटी 1 होता है। देखिए फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 कॉमन बेस टेस्ट, एएलपी टेक्नीशियन दोनों के लिए सेम रहता है। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चन दिया जाता है, 75 क्वेश्चन दिया जाता है सीबीटी 1 में, आपको यहाँ पे 75 क्वेश्चन दिया जाता है और आपके पास जो टाइम रहता है, टाइम आपको 60 मिनट का दिया जाता है। ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको 75 क्वेश्चन से लड़ना पड़ता है सीबीटी फर्स्ट में, सीबीटी 1 में। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर में कितना वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए 75 में से आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 में से आपका अनडिजर्व का क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 40%, ओबीसी का होता है 30%, एससी में होता है 30% और एसटी में होता है 25%। मतलब अब ये अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 75 क्वेश्चन में से आपने अगर अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है, तो अगर आप 40% इसका ले आएंगे तो आप यहां पे सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, उसी तरह दूसरे कैटेगरी का बात करें तो अगर ओबीसी से आपने फॉर्म अप्लाई किया तो ओबीसी में मात्र आपको 30% नंबर लाना है। ठीक है, 30% नंबर लाना है। अगर आप 40% इसका देखिएगा तो आपका वही 30 नंबर के आसपास होगा। मतलब अगर अनरिजर्व से आप एएलपी का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो 75 में से अगर यहाँ पे आप 30 नंबर ले आइएगा 75 में से, तो आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, जो आपका एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए सेम होता है। ये दोनों को एग्जाम देना है, चाहे आप एएलपी का फॉर्म अप्लाई करिए या फिर आपका टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई करिए। तो ये आपका सीबीटी 1 का था। अब इसके बाद क्या होता है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे एएलपी और टेक्नीशियन सीबीटी में क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर ले जाते हैं, वो चले जाते हैं आपके सीबीटी 2 में, कॉमन बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके 2 में चले जाते हैं। अब 2 में आपको क्या होता है वो आगे देखिए। अब बात करते हैं सीबीटी 2 का, सेकेंड स्टेज सीबीटी 2 में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका 2 पेपर होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। इसमें आपका एएलपी का अलग हो जाता है और टेक्नीशियन का अलग हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे एएलपी का बात करते हैं तो एएलपी में सीबीटी 2 के अंतर्गत यहाँ पे 2 पार्ट हो जाता है, जिसमें आपका पार्ट ए और यहाँ पे पार्ट बी। अब देखिए पार्ट ए का जो सिलेबस रहता है वो आपका अलग हो गया और पार्ट बी जो हो गया ये आपका ट्रेड टेस्ट होता है। जैसे आपने फीटर से किया है, इलेक्ट्रीशियन से किया है, मैकेनिकल डीजल से किया है, वेल्डर से किया है, तो वो आपका पार्ट बी में आता है, पार्ट बी में आता है। और पार्ट बी भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, पार्ट बी भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। और यहाँ पे पार्ट ए जो होता है वो सभी के लिए यहाँ पे सेम होता है, टेक्नीशियन के लिए। अब देखिए टेक्नीशियन का क्या सीन है कि जैसे एएलपी में सीबीटी 2 में आपका 2 पार्ट हुआ, जो लोग सीबीटी 1 क्वालिफाइंग किए, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई किए, अब वो चले गए सभी सीबीटी 2 में। अब जैसे ही सभी सीबीटी 2 में आए तो सीबीटी 2 में आपका 2 एग्जाम होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें क्या होता है
है कि जो लोग टेक्नीशियन से फॉर्म अप्लाई किए होंगे उनको सिर्फ आपको पार्ट ए ही देना पड़ता है, उनको उनका पार्ट बी नहीं होता है, टेक्नीशियन का पार्ट बी नहीं होता है, टेक्नीशियन का सिर्फ पार्ट ए होता है। मतलब सीधा ये जान लीजिए कि सीबीटी 2 के अंतर्गत टेक्नीशियन का एक एग्जाम होगा। वहीं अगर आप एएलपी से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उसमें आपका सीबीटी 2 के अंतर्गत आपका 2 एग्जाम होगा, पहला पार्ट ए और दूसरा आपका पार्ट बी। पार्ट बी में क्या होता है तो सीधा आप जान लीजिए कि आपको आपका ट्रेड से क्वेश्चन आता है। आप जिस भी ट्रेड से किए हैं, चाहे आप डिप्लोमा किए हैं तो चाहे आप डिग्री किए हैं, उस पार्टिकुलर आपका जो भी ब्रांच रहेगा, जो भी ट्रेड रहेगा, वो आपका पार्ट बी में आपसे पूछा जाएगा। और वही पार्ट ए का बात करते हैं तो जो जनरल आपका टेक्नीशियन का रहेगा वही आपका एएलपी का पार्ट ए रहता है। सिर्फ आपका एएलपी में ये आपको पार्ट बी एक्स्ट्रा एग्जाम देना पड़ता है, टेक्नीशियन जो नहीं देता है वो आपको एएलपी वालों को देना पड़ता है पार्ट बी। अब बात करते हैं कि पार्ट ए में क्या होता है और पार्ट बी में आपका क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से बताते हैं थोड़ा सा। चलिए सीबीटी 2 का पार्ट ए के बारे में सिलेबस आपको बता देते हैं। तो देखिए इसमें आपका मैथमेटिक्स होता है, मतलब सारा पार्ट ए का ही रहेगा। जो सीबीटी 1 आपने दिया, सारा जो क्वेश्चन है सीबीटी 2 में पार्ट ए में आपको सारा सेम मिलेगा, बस इसमें एक एडिशनल ऐड हो जाता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और ये आपका अकेला 40 मार्क्स कवर करता है। कितना? 40 मार्क्स को कवर करता है अकेला आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। और आपको चैनल पे बहुत जल्द इसके क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा स्कोरिंग पोर्शन है, 40 मार्क्स को ये कवर करता है। ये आपका सीबीटी 2 में पार्ट ए का सिलेबस है, ठीक है, जो आपका एएलपी और टेक्नीशियन दोनों तरह के छात्रों को यहां पे देना पड़ता है। उसके बाद ये हम लोग पार्ट ए का देख लीजिए, सीबीटी 2 में पार्ट ए। उसके बाद पार्ट बी जो सिर्फ आपको देना पड़ता है एएलपी वालों को, एएलपी वालों को सीबीटी 2 के अंतर्गत यहां पे पार्ट बी देना पड़ता है, पर ये टेक्नीशियन के लिए नहीं है, सिर्फ आपका एएलपी के लिए। अब इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा इसमें करना पड़ता है, देखिए पार्ट बी में अगर यहां पे बात करें तो यहां पे देखिए आपका 75 क्वेश्चन आता है 60 मिनट के लिए, और ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको 35% नंबर लाना पड़ता है, ठीक है। सभी कैटेगरी वालों को, चाहे आप अनरिजर्व से हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, डब्ल्यू, जिस भी कैटेगरी से है, सभी के लिए सेम क्राइटेरिया है कि आपको 35% मार्क्स लाना ही पड़ेगा। अगर आप यहां पे क्वालिफाई हो गए तो ही आपका पार्ट ए का जो आंसर शीट है वो चेक होगा, ठीक है। पर बहुत सारे छात्र यही करते हैं कि जो जनरल कॉम्पिटिशन का है, जैसे आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, इसी सब के तैयारी में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, और जो मेन है उनका जो आपका ट्रेड टेस्ट है उसका ही तैयारी नहीं करते हैं, मतलब पार्ट बी का यहां पे प्रिपरेशन नहीं करते। और एक बात याद रखिएगा कि जब तक इस पार्ट बी में आप क्वालिफाइंग नहीं होगा ना, तब तक आपको यहां पे सिलेक्शन मिलने वाला नहीं है। चाहे आप सीबीटी 1 में यहाँ पे 90 क्वेश्चन, 90 आपका नंबर क्यों ना आ जाए। उसी तरह बात करते हैं सीबीटी 2 में आपका पार्ट ए में यहाँ पे आप 90-95 स्कोर क्यों ना कर लो, पर जब तक आप यहाँ पे ट्रेड टेस्ट वाला में आप क्वालिफाइंग मार्क्स को पार नहीं करोगे तब तक आपका यहाँ पे रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अभी ये भी बता देते हैं कि आपका इसका सिलेबस के बारे में क्या इसमें आपको बताया गया है। तो देखिए बोला गया है कि सभी तरह के छात्र को 35% अंक लाना अनिवार्य है। आप 75 का 35% आप निकाल लीजिए, कितना अंक होगा, मतलब एक एवरेज मान के चलिएगा तो आपको यहाँ पे 30 नंबर के आसपास अगर आप ले आते हो 75 में से, ठीक है, हालांकि 30 हम ज्यादा ही कवर करके आपको बोल रहे हैं, 30 नंबर के आसपास अगर आप ले आते हो तो आपका पार्ट बी क्लियर हो जाएगा। और इस पार्ट बी को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे एएलपी का अगला स्टेप में नहीं पहुंचोगे। पर ये जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो आपको टेक्नीशियन वालों को देने की कोई भी जरूरत नहीं है, टेक्नीशियन का ट्रेड टेस्ट यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अब ये सारा जो क्राइटेरिया था वो हम लोगों ने देखा। सबसे पहले आपको एक बार समराइज कर देते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा, कि आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस हो गया। उसके बाद कौन कौन से कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, एएलपी का कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, टेक्नीशियन के रिगार्डिंग कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में भी पूरा डिस्कस हो गया। अब बात करते हैं कि आपका जो बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस है इसका क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको किस किस का क्लासेस चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी छात्र इस साल आपके आईटीआई पास हुए उन सभी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको एएलपी टेक्नीशियन की कैटेगरी रेलवे में जानी है पोस्ट पे तो, ठीक है। और आप हमें सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरह का यहाँ पे क्लासेस का इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरह आपका यहाँ पे ओपिनियन रहेगा, जिस तरह आपका सुझाव रहेगा, उसी पे आगे हमारे द्वारा अमल किया जाएगा। तो यहाँ पूरा आप लोगों ने देख लिया। अब बात करेंगे कि ये भी आपको बताएंगे कि क्या सिलेबस आपका पूछा जाता है पार्ट बी में। वो हम आपको जब क्लासेस शुरू करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि पार्ट बी में आपको क्या क्या पूछा जाता है। जैसे आपका मान लीजिए फीटर ट्रेड है, ठीक है, तो फीटर ट्रेड में आपको किस तरह के सवाल आते हैं,
कहाँ कहाँ से ज्यादा पोर्शन को कवर किया जाता है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन टच होता है, ये सारा कुछ हम आपको नेक्स्ट बार में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारा आपको देखिए जो भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए पार्ट बी के लिए ये सारा कुछ आपको दिया गया। ये देख लीजिए सारा जो ट्रेड है वो आपको सारा ट्रेड पार्ट बी के लिए एलिजिबल होगा, मतलब जो चाहे आईटीआई वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, डिग्री वाले, हर तरह के यहाँ पे जो आपको दिया गया है कि कैसे कैसे करके आपको कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आप सभी का डिमांड आ रहा था कब से कि एलपी टेक्नीशियन के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने का, तो फाइनली आज की इस वीडियो में टोटल कवर किया। बाकी आप सभी का कमेंट बॉक्स में कमेंट का इंतजार रहेगा हमें कि आपका किस तरह का क्लासेस का आप डिमांड कर रहे हो। और आपका यहाँ पे जो ये सबसे स्कोरिंग वाला पोर्शन है ना, ये सबसे स्कोरिंग पोर्शन है जो आपका बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस, जो आपका अकेला ये 40 नंबर कवर करता है। अकेला सोच लीजिए ये आपका 40 नंबर कवर करता है पार्ट ए में, और ये सभी को करना है, चाहे वो आईटीआई पास है, डिप्लोमा पास है, बीटेक पास है, बेसिक इंजीनियरिंग साइंस सभी को पढ़ना है टेक्नीशियन बनने, सॉरी मतलब ये टेक्नीशियन और एएलपी बनने के लिए। टोटल 100 क्वेश्चन में से आपका ये 40 क्वेश्चन अकेला कवर कर लेता है, सोच लीजिए। और बचा जो 60 क्वेश्चन में आपका हो गया मैथ, जीएस और रीजनिंग, ये सभी मिलकर आपका 60 क्वेश्चन आता है, पर 40 नंबर जो आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से आता है। अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर थोड़ा सा हम आपको बता दें तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन होता है, जिसमें आपका प्रोजेक्शन हो गया, व्यू हो गया, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, लाइन्स हो गया, ज्योमेट्रिक फिगर हो गया, सिंबल रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद अगर बेसिक साइंस से बात करें तो यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, और उसके बाद आपका वर्क पावर एंड एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और ये सिंपल मशीन, ये सारा कुछ आपको मिलाकर 40 नंबर का आता है, जो बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस के अंतर्गत कवर किया जाएगा। आने वाले टाइम में आपको क्लासेस मिलना भी शुरू हो जाएगा, और उसमें हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एक एक सीढ़ी को उसमें हम लोग यहाँ पे रोज चढ़ेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चढ़ते एकदम हम शिखर तक चले जाएंगे, और हमारे पास हर बेसिक इंजीनियरिंग साइंस का A to Z इंफॉर्मेशन हमारे पास होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आप सभी का ओपिनियन का हमें कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही क्लासेस के रिगार्डिंग शेड्यूल यहाँ पे जारी हो हर इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। और क्लासेस आपका लाइव होगा, ऐसा नहीं कि कोई रिकॉर्डेड मिलेगा, क्लासेस आपका लाइव ही यहाँ पे शुरू होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।